पूरे दुनिया के अंदर एकमात्र हिंदुओं का देश भारतीय है। यहाँ के देश के मुसलमानों से हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो बांग्लादेशी घुसपैठी है यहाँ की डेमोग्राफी को जो चेंज कर रहे हैं। कि लंबी बीमारी होती है ना, इसके इलाज में थोड़ा समय लगता है। इस बार निश्चित रूप से करेंगे। और ये जान के रखिए कि समान नागरिक संहिता इस बार की सरकार बनेगी तो लागू भी होगा और ये डेमोग्राफी चेंज के कारणों को भी रोका जाएगा। इस तो संविधान से चलता है। और ऐसे समय में ये आरोप लगाते हैं जब देश के संवैधानिक पद पर, सबसे बड़े पद पर एक आदिवासी महिला बैठी हुई। देश जब आगे बढ़ता है तो 10 साल के अंदर हम 11वें स्थान से 5वें आर्थिक अवस्था में बढ़ते हैं। आज हमारे बीच उपस्थित है झारखंड प्रदेश के प्रतिपक्ष के नेता और हम सबों के वरिष्ठ नेता, हम सबों के अभिभावक, परम आदरणीय अमर कुमार बावरी जी, और हमारे बीच उपस्थित यहाँ अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष भाई विनोद चौधरी जी एवं यहाँ आए हुए आप सभी पत्रकार बंधुओं को मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आज सभी को जो है आज की इस वार्ता में अपने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथियों, आप सबको मालूम है कि देश के लोकसभा के आम चुनाव का आखिरी चरण 7वां चरण 1 जून को होना है। और इस 7वें चरण में देश के 1 अरब 40 करोड़ जनता के नेतृत्व प्रतिनिधित्व के लिए देश अपना प्रधानमंत्री चुनने वाला है। झारखंड के अंदर भी 3 लोकसभा, साहेबगंज, राजमहल, गोड्डा और दुमका, ये 3 लोकसभा का चुनाव संपन्न होना है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और अपने 1 अरब 40 करोड़ जनता के लाडले प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधान सेवक बनने के लिए अब की बार 400 के पार के नारे के साथ मैदान उतरी थी एनडीए गठबंधन। और झारखंड में भी हम लोगों ने एनडीए के गठबंधन में 14 की 14 सीटें जीतने के संकल्प के साथ मैदान में उतरे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि झारखंड के अंदर जो पहले 3 चरण के चुनाव हुए हैं, उन तीनों चरणों में सभी के सभी सीटें, 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और अंतिम की 3 सीटें भी राजमहल सहित जो पिछले 2014 और 2019 में हम नहीं जीत पाए थे, इस बार वह भी सीट हम लोग जीतेंगे। यह संथाल परगना विशेष रूप से अभी जिस बात को लेकर के चर्चा में है, वो चर्चा है जो प्रधानमंत्री जी लगातार बार बार जो विषय को देश के समक्ष रख रहे हैं, एक मुद्दा बना रहे हैं और जनता भी उसको एक्सेप्ट कर रही है। वो मुद्दा है भ्रष्टाचार, वो मुद्दा है तुष्टीकरण का, वो मुद्दा है वंशवाद का। और ये तीनों ही बातें संथाल परगना में, झारखंड में तो ही है, लेकिन संथाल परगना में विशेष रूप से हमें एकदम सामने देखने को मिलता है। भ्रष्टाचार के आरोप किन पर लगे? झारखंड ने 2019 में इस ठगबंधन को मौका दिया था। इन्होंने कहा था 5 लाख रोजगार देंगे, 5 लाख रोजगार प्रतिवर्ष नहीं दे पाए तो 5,000 7,000 का बेरोजगारी भत्ता देंगे। ऐसा कह करके कई एक वायदे करके वो सत्ता में आए थे, लेकिन सत्ता में आने के साथ ही वो जिस तरह से भ्रष्टाचार में फंसे और भ्रष्टाचार करने लगे, उससे झारखंड की तो बदनामी हुई है, विशेषकर संथाल परगना की विशेष रूप से बदनामी। जिस राजमहल लोकसभा में हम बात कर रहे हैं, इस राजमहल में ही एक विधानसभा बरहेट है और एक विधानसभा पाकुड़ है। और ये राजमहल के लिए एक अवसर था, संथाल परगना के लिए एक अवसर था कि यहाँ का कोई व्यक्ति झारखंड का मुख्यमंत्री बने। वो व्यक्ति यहाँ का नहीं है, लेकिन झारखंड का मुख्यमंत्री तो विधायक है, तो झारखंड का मुख्यमंत्री। यहाँ का एक व्यक्ति जो कांग्रेस विधायक दल का नेता था और उनका बड़ा कंपोनेंट है इस सरकार का, वो एक कैबिनेट मंत्री के, एक वरिष्ठ मंत्री के रूप में वहां निर्वाचित हुए थे, वहां चुने गए थे। लेकिन 4 साल 4.5 साल के अंदर ही
मुख्यमंत्री जी को अपना सत्ता गंवाना पड़ा। और वो पहले ऐसे व्यक्ति हुए झारखंड में जो मुख्यमंत्री रहते हुए जेल के सलाखों के पीछे गए। और साथ साथ आप देखे होंगे आलमगीर आलम साहब का भी किस तरह से उनके पीए के चाकरगर से 35 करोड़ रुपए का बरामदगी हुआ। ये राजमहल सीट को, ये राजमहल की जनता को, या फिर इस संथालपना को जिस तरह से उन लोगों ने बदनाम किया है, जिस तरह से यहाँ की जनता को या यहाँ के जनादेश को कलंकित किया है, इसका जवाब इस चुनाव में इस पूरे क्षेत्र की जनता ने। तुष्टीकरण की राजनीति के कई एक विद्रूप उदाहरण यहां देखने को मिलते हैं। चांद भैरव, तिलका मांझी, सिद्धू कानू, फूलो झानो, एक हूल आंदोलन के प्रणेता जिन्होंने अंग्रेजों के समय भी कभी गुलामी को अपने ऊपर और बाहरी आक्रमणकारियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। अपने संस्कृति, अपने भूमि, अपने जल जंगल की जमीन की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। और देश के इतिहास में इतना बड़ा जनजातीय विद्रोह और इतना बड़ा जनजातीय नरसंहार दमन करने के लिए, उस आंदोलन को दबाने के लिए कोई दूसरा हमको उदाहरण में नहीं मिलता है। जो भोगनाडीह सिद्धू कानू की पैतृक जमीन है, जहां से यह पुल प्रारंभ हुआ, जहां से यह चिंगारी निकल करके पूरे संथालपुरा सहित पूरे देश को जिसने झंकृत किया, स्पंदन किया, लोगों के मन में एक ललकार और एक क्रांति का जो उन्होंने उद्भव किया, आज उस भोगनाडीह में जनजातीय कितने बचे हैं? आज जाकर के देखिए, जनजातीय समाज के लोग 2-5-10 घर रह गए हैं। बाकी सारा जो घर है वो सारा घर किनके रह गए हैं। जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठिया इधर घुस रहा है, विशेषकर मुस्लिम घुसपैठिए, कहीं जमाई कॉलोनी बन रहा है, तो कहीं पोहना कॉलोनी बन रहा है, तो कहीं कहीं क्या बन जा रहा है। मैं घूम रहा था दुआ, और इस पूरे क्षेत्र में नई नई कॉलोनियां बस रही है। बस जब ये यहाँ संथालपना टेंडेंसी एक्ट लागू है, जब संथालपना टेंडेंसी एक्ट लागू है, नॉन सेलेबल जमीन है, तो किस जमीन पे नई नई कॉलोनियां बस रही है? कौन लोग जाके बस रहे हैं? आप जाकर के देखेंगे तो सारे मुस्लिम आबादी उधर बढ़ रही है। यहाँ के देश के मुसलमानों से हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ के डेमोग्राफी को जो चेंज कर रहे हैं, ये पूरे डेमोग्राफी को चेंज करके जिस तरह से, चाहे पहाड़िया जनजाति हो चाहे फिर संताल जनजाति हो, जिस तरह से उनके जमीन का उपभोग करने का काम कर रहे हैं, जिस तरह से पूरा क्षेत्र में एक तरह से जो लव जिहाद, लैंड जिहाद की जो हम लोग बातें करते हैं, जो अब बोर्ड जिहाद में भी बदल गया है कि भाई किसी न किसी जनजातीय महिला को आगे करो, उनसे शादी करो, और फिर उनको किसी न किसी पद पे चुनाव लड़ाओ, उनको जिताओ, और फिर पीछे से फिर उनका नेतृत्व करो। आज यहाँ इस पूरे क्षेत्र में जो जनजातीय आबादी, पूरे देश के अंदर हिंदू आबादी 8% घटी है। पूरे देश के अंदर 49 साल के अंदर 8% हिंदू आबादी घटी है, वहीं 45% मुस्लिम आबादी का बढ़ोतरी पूरे देश के अंदर हुआ है। संथाल परगना में 11 से ज्यादा % जनजातीय आबादी का यहाँ पर कमी देखी गई है, 11 से ज्यादा, और 35% से ज्यादा मुस्लिम आबादी यहाँ पर बढ़ी। ये अपने आप में संथाल परगना में एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं या जो आकर के कई एक उदाहरण जो हम लोग के सामने है, वो उदाहरण बहुत विचलित करने वाला है। कई एक स्कूलों में, जामताड़ा में और कई स्कूलों में आपने देखा होगा कि यहाँ पे नाम बदलने के लिए, सरकारी स्कूलें हैं लेकिन नाम बदलने के लिए, उर्दू स्कूल नाम लिखाने के लिए कई एक घटनाएं सामने आई। रविवार की छुट्टी की जगह शुक्रवार को छुट्टियां देनी प्रारंभ की गई। कई एक घटनाएं, आदिवासी व्यक्तियों की हत्या टुकड़ों में काट करके, और ऐसे लोग भाग जा रहे हैं, निकल जा रहे हैं। कई एक घटनाएं जिसमें पहाड़ के पहाड़ और जमीन के जमीन सारी चीजें यहां लूट करके बर्बाद की जा रही। इस बार का चुनाव संथाल परगना और संथाल परगना में रहने वाले आदिवासी और आदिवासी अस्मिता का प्रश्न बन के खड़ा हुआ। इस बार आदिवासी अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपने होने पर वोट करने वाले हैं। अगर यह काम भारतीय जनता पार्टी अपने हाथ में नहीं लेती है तो ये समस्या इस पूरे संथाल परगना में इतना भयावह हो जाएगा कि आने वाले समय में हम दिया लेकर के भी खोजेंगे तो कोई जनजाति, कोई आदिवासी यहां नहीं। इसको पूरी तरह से विच्छेद करने का एक षड्यंत्र बड़े ही
बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से, बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से जिस आदिवासी अस्मिता की, जिस पूजा पद्धति की, जिस जल जंगल जमीन की बातें करके हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन को निछावर किया, आज ना उनकी संस्कृति बच रही है, ना उनके पहाड़ बच रहे हैं, ना उनके जंगल बच रहे हैं, ना उनकी जमीन बच रही है। और ये सारी चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि इस राज्य के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, आरजेडी की सरकार है, जो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करके उनके लिए वोट बैंक की राजनीति करना और आज के लिए सत्ता हासिल करना, भविष्य के लिए उनकी कोई चिंता नहीं है। भविष्य में उनका अस्तित्व बचे ना बचे, वो तो निकल जाएंगे, वो तो निकल ही गए हैं, अपनी जमीन से हट करके चले गए हैं, उनके बाल बच्चे और उसे तो निकल ही जाएंगे, विदेश चले जाएंगे, कहीं चले जाएंगे। लेकिन जो यहाँ का मूलवासी आदिवासी है, जो यहाँ का धरती पुत्र आदिवासी है, उनका क्या होगा? इस बार का चुनाव पूरी तरह से इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई संथाल परगना बचेगा कि नहीं बचेगा और यहाँ के आदिवासी बचेंगे कि नहीं बचेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सारे लोग लगे हैं और जो अंडर करंट चल रहा है, वो चाहे भ्रष्टाचार का हो, चाहे वंशवाद और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इस पूरे संथाल परगना को बारूद के ढेर पर बैठाना हो, उससे निजात दिलाने के लिए इस बार राजमहल, गोड्डा और दुमका में कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी 14 की 14 सीटें जीत करके नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनाएंगे और यह देश विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ेगा। देश तो संविधान से चलता है और ऐसे समय में ये आरोप लगाते हैं जब देश के संवैधानिक पद पर, सबसे बड़े पद पर एक आदिवासी महिला बैठी हुई, एक जनजातीय महिला पहली बार देश की आजादी के 75 साल के बाद आज हमारे संवैधानिक सर्वोच्च पद पर है, जो संविधान को अपने धारण की हुई है। वो हमारे संविधान की सबसे बड़ी प्रतीक है। हमारा 10 साल का शासन रहा है, हम लोगों ने कभी संविधान के विषय में कभी किसी भी प्रकार से आप बता दीजिए कहीं पर हम लोगों ने कुछ दिखाया? संविधान को तो हम लोगों ने और मजबूत करने का काम किया। हम लोगों ने 370 और 35 से हटा करके संविधान में जम्मू और कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाया। हमारा काम संविधान का देश को मजबूत करने का, देश को एकीकृत करने का, देश की संप्रभुता को और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए बढ़ते हुए कदम बनाने का काम। आप सबको मालूम है जिस समय SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, यही प्रधानमंत्री जी थे जो अमेंडमेंट ला करके कोर्ट अपने लोकसभा में, राज्यसभा में उसको और मजबूती देने का काम किया। और अगर मैं बताऊं आपको जो संविधान किसने खतरे में डाला है, किसने बदला, तो मैं आपको सिलसिलेवार बता सकता हूं। 1950 में संविधान लागू हुआ देश के अंदर 26 जनवरी को। 1956 में पहली बार चुनी हुई सरकार केरला के अंदर, लेफ्ट की सरकार, CPM की सरकार, उसको हटा करके वहां राष्ट्रपति शासन लगाने का काम किया। क्यों किया? क्योंकि नेहरू जी को वो सरकार पसंद नहीं थी। पहली बार संविधान का एक चुनी हुई सरकार को उन्होंने गिराने का काम किया। लगभग 130 बार कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन लगाया है इस देश के अंदर, चुनी हुई सरकार को गिराया। अकेले सोनिया गांधी जी पर 51 से, माफ कीजिएगा, इंदिरा गांधी जी पर 51 से ज्यादा बार देश के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने का आरोप है, लगाया है उन्होंने। 1977 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी के निर्वाचन को अवैध घोषित किया कि आप अवैध हैं, आपका निर्वाचन अवैध है, आप गलत तरीके से जीते हैं, इंदिरा गांधी जी ने संगे संग उसी समय देश में संविधान को विलोपित करते हुए इमरजेंसी लगा करके 2 साल तक अपने प्रधान पे बैठ रही। संविधान के सारी ताकतों को एक आम नागरिक के, एक आम कार्यकर्ता या आम नागरिक का जो संवैधानिक अधिकार है, और सारे संविधान के अधिकार को लूट करके उन्होंने 1977 में इमरजेंसी लागू कर दिया। एक मिनट आपको पूरा कंप्लीट कर दिए। जो हमारे शाहबानो केस में जजमेंट आया, राजीव गांधी जी थे वहां पर, और तुरंत जाकर के फिर लोकसभा में जाकर संविधान को वहां पे चेंज करके उसको दे दिया। पूरे देश के अंदर सरकारी संस्थान से जो आरक्षण समाप्त करने का जो मामला है, वो 2 ही सरकारी संस्थान में है, एक जामिया मिलिया इस्लामिया और एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जहां आरक्षण था लेकिन आरक्षण को सिर्फ इसलिए हटा दिया गया क्योंकि वो अल्पसंख्यक मुस्लिम यूनिवर्सिटीज थे। अरे भैया, हम लोगों ने तो संविधान को मजबूत करने का काम किया है।
आज चाहे राष्ट्रपति हो, 4 से ज्यादा अपने जो है जनजातीय अपने राज्यपाल हो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। मैं भी एक दलित का बेटा हूं, आज यहां पर इसे संवैधानिक पद पर बैठा हुआ हूं। आज हम लोगों ने संविधान को मजबूत करके आगे बढ़ाने का काम किया। ये आरोप वो तब लगाते हैं जब वो जेल जाते हैं। अब वो चाहते हैं कि भाई हम मुख्यमंत्री हैं, हम शिबू सोरेन जी के परिवार में जन्म लिए हैं, तो भैया हम कितना भी लूट मचाए लेकिन हमको जेल नहीं जाना पड़े। राजमहल में कोई जनजाति भाई यदि कोई गड़बड़ी करता है तो उसको जेल जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता है? कहीं जाता है भैया? राज्य के अंदर तो आदिवासी सरकार है तो उनको भी नहीं जाना चाहिए। यदि यही पैमाना रहे कि भाई जो है तो भैया नहीं जाएगा, तो फिर उनको भी जेल नहीं जाना चाहिए। यह देश कानून से चलता है, यह देश संविधान से चलता है और इसमें कोई भेद नहीं है। आपके एक वोट का भी उतना ही महत्व है जो बड़े घर के बेटे बेटियों का है। आईपीसी की धारा आप पे भी उतना ही लागू होती है जितना उनके ऊपर लागू होती है। हम लोगों के समय में नरेंद्र भाई मोदी जी ने कानून को लागू कराने का काम किया है और इसलिए वो जेल जा रहे हैं। इसलिए परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति, तुष्टिकरण की राजनीति अब समाप्त होने को आई है। इसलिए लोगों को बहकाने के लिए संविधान खतरे में है, ऐसा आरोप लगाते हैं। पूरे दुनिया के अंदर एकमात्र हिंदुओं का देश भारत ही है, एकमात्र देश भारत ही है। इसको धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा एक बार हो चुका है 1947 में। पाकिस्तान को सिर्फ इसलिए अलग किया गया क्योंकि वहां की आबादी इस्लामी हो गई थी और उन लोगों ने कहा कि हम संविधान के अनुसार नहीं चलेंगे, हमको अपना इस्लाम चाहिए, इस्लाम के आधार पर, धर्म के आधार पर हमको शासन चाहिए। इसलिए धर्म के आधार पर 1947 में एक भाई भाई को बांट दिया गया, वो बट गया। हम ये चाहते हैं जो कांग्रेस का जो हिडन एजेंडा है, धर्म के आधार पर फिर से यहां अलगाववाद पैदा करके इस देश का विखंडन करना, हम उसको सक्सेस नहीं होने देंगे। धर्म के आधार पर इस भारत देश का और एक विभाजन हम किसी भी कीमत पे किसी भी कारण से नहीं करने देंगे। हमारा ये संकल्प है। हिंदू एक भी रहेगा। देखिए हजारों साल तो हम लोग गुलाम रहे जी, तलवार के नोक पे रहे, लेकिन हिंदू खत्म हो गया क्या? ये हिंदू हमारे हिंदू और हिंदुत्व का और हमारे मन में है बसाओ। एक भी रहेगा ना तो फिर खड़ा होकर क्या आएगा। इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि भाई हिंदू और हिंदुओं का अस्तित्व खत्म कर देंगे, वो मुगालते में है। ना हिंदू कब खत्म हुआ था, ना आज खत्म होगा, ना आज होगा, आगे होगा। ये सनातन है और सनातन ही रहेगा। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज नेटवर्क को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।